गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर। आज आप लोग का हम प्रोज में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी कि हम जब एक साथ हैं हमें मृत्यु से डर नहीं लगता अगर हम सभी एक साथ हैं। ये आपका चैप्टर है जो कि गॉर्डन कुक और एलन इजर्ड के द्वारा लिखा हुआ है। इस चैप्टर में आपका जो बेसिकली बताया गया वो बताया गया है कि किस तरह से एक पूरी फैमिली जहाज़ से समुद्री यात्रा करती है और किस तरह से वह अपनी पूरे जीवन को बचाने के लिए कितना वह स्ट्रगल करती है लहरों से। इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि जब वो एक साथ हैं तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाए हुए हैं, एक दूसरे को हौसला रखे हुए हैं, और अगर वो साथ हैं तभी वो जीवित हैं। क्योंकि अगर वो अलग अलग होते तो वो शायद इस जो खौफ का मंजर उनके सामने था, जिस तरह से ये पूरा लहरों की जो खेल उनके सामने आया, उससे शायद वो अकेले होते तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते डर के। परंतु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वी आर नॉट अफ्रेड, कि हम भयभीत नहीं हैं मरने से। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं। अब हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी गॉर्डन कुक द्वारा लिखी गई है, ये मैंने आपको बता दिया। स्टोरी की शुरुआत जो होती है चैप्टर में, आप देखेंगे कि इसमें मैरी, लैरी विजल, हर्ब सीजलर, सुजैन और जोनाथन, ये 4-5 कैरेक्टर बेसिकली इसमें स्टोरी में आपको जो बताया गया वो ये है कि नरेटर ये बताता है कि 200 वर्ष पूर्व कप्तान जेम्स कुक द्वारा पूरी दुनिया में समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए लेखक, उसकी पत्नी मैरी, उसका 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन और उसकी 7 वर्षीय पुत्री सुजैन जुलाई 1976 यानी कि 1976 को प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। लेखक, जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी है, वो और उसकी पत्नी लंबे समय से इस सपने को संजोए थे कि वो जहाज़ से यात्रा करेंगे, इस अपनी समुद्री यात्रा को पूरी दुनिया की पूरा करेंगे और लोगों को समुद्र की क्षमताओं के बारे में और विस्तार रूप से बता पाएंगे। लेखक और उसकी पत्नी ने दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए अपना स्थान चुना था कि हम लोग उसी के रास्ते जाएंगे और उसी से हम अपनी समुद्री यात्रा पूरी करेंगे। केप टाउन से निकलने के बाद, यानी कि केप टाउन तक तो उनकी यात्रा बहुत ही आरामपूर्वक, शांतिपूर्वक गई। लेकिन जब वो केप टाउन से बाहर निकले तब अचानक उन्हें तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा। अगले कुछ सप्ताह तक ये हवाएं लगातार बहती रहीं। लेखक कहता है कि उसे हवाओं की चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार जो था वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि ये 15 मीटर तक ऊंची थी, जितना कि नाव की मस्तूल, यानी कि नाव पे जो एक पिलर होता है उसकी ऊंचाई जो होती है लगभग उतनी ऊंची ये लहरें उठ रही थीं। 25 दिसंबर को केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि 3500 किलोमीटर पूर्व लेखक और उसकी फैमिली पहुंच गए। अत्यंत खराब मौसम के बावजूद उन्होंने अपनी छुट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से बिताई और न्यू ईयर आने तक भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया। फिर भी लेखक और उसकी फैमिली ने अपने आप को समझा लिया कि मौसम जल्दी ही बदलेगा। परंतु मौसम बदला, लेकिन मौसम सही नहीं हुआ, बल्कि और ही ज़्यादा ख़राब हो गया। 2 जनवरी की सुबह लहरें अत्यंत विशाल थीं। तूफ़ान में काम आने वाले छोटे पाल के साथ यात्रा कर रहे इन लेखक और उसकी पूरी फैमिली की गति से जिस गति से आगे बढ़ रहे थे, वो गति अब धीरे पड़ती दिखाई दे रही थी। लेखक और उसकी पूरे परिवार को ये पता था कि जब लहर जैसे जैसे जहाज़ के ऊपर उठती,
लहरें उनकी तरफ उन्हें बढ़ती हुई उमड़ती हुई दिखाई पड़ती थीं। हवा की इतनी तेज़ साएं साएं और लहरों का ये शोर अब उनके लिए बिल्कुल कष्टदायी प्रतीत हो रहा था। नाव की गति कम करने के लिए तूफान में काम आने वाले पाल को गिरा दिया गया कि जिससे चारों तरफ उसके मोटी रस्सियों का एक फंदा डाल दिया गया कि जिससे लहरें और हवाएं नाव को नुकसान ना पहुंचाएं। जीवन रक्षक नौका को काम में लेने की तैयारी व अभ्यास भी कर लिया गया। रस्सियाँ बांध ली गईं, जैकेट रोधी कपड़े पहनने की प्रतीक्षा होने लगी। लेकिन संकट का यह पहला जो संकेत था वो अशुभ शांति के साथ लगभग 6 बजे के लगभग आया और अचानक से हवा बिल्कुल शांत हो गई और आकाश काला हो गया। अचानक से बहुत ही तेज की गर्जना के साथ जहाज़ के पिछले हिस्से पर विशालकाय बादल फटकर गिर गया। भयभीत अवस्था में लेखक कहता है कि मैंने महसूस किया कि यह एक बादल नहीं था वरन एक ऐसी लहर थी जो मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। यह एकदम से ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ रही थी और एक बिल्कुल भयावह तरीके से नाव के शिखर पर टकराने लगी और अन्य लहरों से लगभग दोगुनी ऊंचाई की थी। जहाज़ का पिछला हिस्सा लहर के अगले हिस्से पर उछल गया। एक क्षण के लिए हमने सोचा कि हम लहर के ऊपर चढ़ जाएंगे, किंतु एक ज़बरदस्त धमाके ने जहाज़ की छत को हिला डाला। तेज़ धार का हरा और सफ़ेद पानी भारी मात्रा में पूरी जहाज़ पर बिखर गया और लेखक का सिर पहिए से टकराया। जहाज़ से गिरने और लहरों में डूबने का एहसास हुआ और लेखक को ये लगा कि अब मैं मृत्यु की ओर पहुंच गया हूं। जब लेखक होश खो रहा था यानी कि बेहोशी की स्थिति में था तो वह बिल्कुल शांत पड़ा था। अप्रत्याशित रूप से उसका सिर पानी से बाहर ही आ गया। कुछ ही मीटर दूर वेव वाकर डूबने जा रहा था। उसके मस्तूल यानी कि उसके जो बेस थी वो लगभग समुद्र के 36 हो गई थी। फिर एक लहर ने धक्का देकर सीधा किया और लेखक की ज़िंदगी उस झटके से बच गई और वह पुनः पानी के अंदर से यानी कि समुद्र से उठ के सीधा नाव पे आ गिरा और लेखक ने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग पकड़ ली और हवा में तैरता हुआ मुख्य लट्ठे से जा टकराया। लहरें छत पर चारों ओर पुराने कपड़े की तरह लुढ़कती रहीं। लेखक की बाईं पसलियां बिल्कुल चरमरा गईं। उसे बहुत ज़्यादा चोट आ गई। उसके मुंह से खून और दांत लगभग टूट गए। इस तरह से मतलब बहुत ही बुरी तरह से वह घायल हो चुका था। किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और संतुलन चक्र यानी कि जो व्हील होता है जिससे नाव को घुमाते हैं उसे पाया और उसे पकड़कर उससे व्यवस्थित होकर चिपका रहा। इसी क्रम में लेखक आगे बताता है कि मैंने आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली सामने का दरवाज़ा खुला और मुझे मेरी पत्नी मैरी दिखाई दी और वह वहीं से ज़ोर से चिल्लाई कि डैक टूट गया है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कोशिश करके मैंने उसे चिल्ला कर कहा कि व्हील को संभालो यानी कि चक्र को पकड़ो। लैरी और हर पागलों की तरह पानी बाहर निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियाँ बेतरतीब ढंग से पूरी तरह से लटक रही थी यानी कि पूरा नाव बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। लेखक किसी तरह तैरकर बच्चों के केबिन तक पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम लोग ठीक ठाक हो। बच्चों ने बहुत कष्ट में कहा हाँ, लेकिन हमारा सिर थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि बच्चे के सर पे बहुत ही गंभीर चोट आ गई थी। उनकी आँखों के ऊपर बड़ी सूजन आ गई थी। उन्होंने इस ओर इशारा करते हुए कहा और उसके बाद लेखक ने कहा कि अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो निश्चय ही हम सब डूब जाएंगे। लेखक ने अपने बच्चों को और अपने आप को बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर पड़े सामानों से जो कि जल रोधी सामान थे किसी तरह से उसने कैनवास को फैलाया और छिद्रों के ऊपर जल रोधी कवर मजबूती से लगाया।
जिससे नीचे कुछ पानी बहता रहा, लेकिन अधिकांश पानी अब साइड के ऊपर से बह रहा था। ज़्यादा समस्या तब आई जब जो हैंडपम्प इन्होंने रखे थे कैबिन में वो भी ख़राब हो गए। किसी तरह से इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से इन्होंने थोड़े बहुत पानी को बाहर निकाला। फिर एक बाहरी पाइप से अपने इलेक्ट्रिक पंप को जोड़कर जो फर्श पर पानी था नाव के, उसे इन लोगों ने बाहर निकाला। पानी निकालने, जहाज़ चलाने और रेडियो पर संपर्क स्थापित करने में ये सब कार्य करते हुए पूरी रात बहुत ही कष्टजनक तरीके से गुजर गई। हमारे द्वारा यानी कि लेखक द्वारा भेजे गए जो रेडियो के संकेत थे उस पर कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। अब उसकी जो बच्चे थे सू, जिसका सर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सूज गया था, उस पे सर पे नीले निशान पड़ गए थे, गहरा घाव दिखाई पड़ रहा था। तो लेखक ने पूछा कि बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको इतनी चोट लगी है। तो उसने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। इस तरह से जल पंप जो चल रहा था इलेक्ट्रिक, उसकी वजह से धीरे धीरे करके पानी नीचे जाने लगा और कुछ सामान जो बचे हुए थे इसमें वो किसी तरह से बचे रहें और लहरों के इस टकराने के 15 घंटे तक लगभग जीवित बचकर पूरा लेखक और उसका फैमिली, जिस नाव पे वो सवार थे, वे वॉकर, उसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में सफल हुए। चार्टों का निरीक्षण उन लोगों ने किया और पाया कि सामने 2 टापू हैं और एक टापू पर वो गए और उन्होंने अपना झंडा दिखाया और कुछ लोग वहाँ उन्हें मिले और वो उन तक पहुँचे, उन तक सहायता उनकी की और उन्हें ले जाने लगे। तभी जॉन ने अपने पिता से पूछा कि डैड, पिताजी, क्या हम लोग मरने वाले हैं? उसके पिता ने जब उस टापू के लोगों को देखा कि वो उनकी तरफ सहायता के लिए आ रहे हैं तो उसने कहा नहीं, अब हम सब साथ हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं है और हम इस हालत से बच के निकल लेंगे और निकल जाएंगे। लेखक कहता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे अपने बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन हमने अपना पक्का इरादा रखा। जो हमारा इरादा बिल्कुल पक्का था, जिसकी वजह से हम सभी यानी कि हमारी पूरी फैमिली उस भारी भरकम पानी में भी, उस लहरों में भी, उस समुद्री खतरनाक तूफान में भी बची रह गई। और इस तरह से पूरी अपनी इस यात्रा को समाप्त करके लेखक और जो उसकी फैमिली है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि लगभग उनका जो दिक् सूचक यंत्र यानी कि जो उनका खोज करने वाला यंत्र है वो लगभग उनका टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ, उन्हें ये लगा कि वो लगभग अब अपने निकटतम टापू पे, जो एक सुरक्षित टापू है, वहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। उनकी पत्नी ने ये बताया कि कुछ दूरी पर ही एक टापू है, अनुमानतः जो हम लोगों ने अपने दिक् सूचक यंत्र द्वारा देखा था उसमें, और कुछ हमने जो चार्ट देखा था वो उन्होंने अपने मैपिंग की हुई थी मेमोरी में। उस मेमोरी के बेस पे वो लोग लास्ट में एक टापू पर पहुंचते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं कि उन्होंने इस तरह के एक भयावह तूफ़ान का सामना किया जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ, नाव पे जितनी भी चीज़ें उन्होंने रखी थी वो सब कुछ उनके पास ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चों, ये एक हौसले की, एक साथ रहने की स्टोरी है आपकी, जो आपको पढ़नी थी, जिसमें आपको ये बताया गया कि किस तरह से लेखक ने पूरी तरह से एक अपनी पूरे फैमिली को एक साथ रखा और एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हुए इस पूरे टाइम अपने आप को उसमें सेफ रखा। इतनी चोट, इतनी भयानक तरीके से घायल होने के बावजूद उनके पास जो उनका दिक् सूचक यंत्र था वो, उनके चार्ट, उनके
बोट सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी लेखक और उसकी फैमिली एक दूसरे के साथ होने के लिए, एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे की हिम्मत बटाकर वो लोग अपने स्थान पर, यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर, एम्स्टर्डम के स्थान पर वो लोग वहाँ पे पहुँच गए और सुरक्षित वहाँ से वो लोग उतर गए। तो ये रही आपकी पूरी स्टोरी, सेकेंड चैप्टर ऑफ द प्रोज। आप लोग इसे पढ़िए और ध्यान से समझिए।